हेलो। हम यूजीसी नेट और सीजी सेट की पेपर 1 की यूनिट 9 की दूसरे टॉपिक को आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले मानव और पर्यावरण के संबंध को देखते हैं। इसके 3 दृष्टिकोण हैं। इन तीनों दृष्टिकोण को हम देखते हैं, है ना, ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन की। तो ये कहता है कि मनुष्य जो है अपनी मूलभूत सभी आवश्यकताओं के लिए, जैसे भोजन, पानी, हवा और रहने आश्रय के लिए पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरेक्शन होगा ह्यूमन और इन्वायरमेंट का। तो इसको समझने के लिए 3 दृष्टिकोण है। पहला है डिटर्मिनिज्म या नियतिवाद, है ना, पर्यावरण नियतिवाद। ये कहता है कि प्रकृति मनुष्य से अधिक शक्तिशाली है और प्रकृति ही पूरी तरह से तय करती है कि मनुष्य कैसा जीवन व्यतीत करेगा। तो इसके मुख्य समर्थक थे फ्रेडरिच रेडजेल और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अगला इसके आगे बढ़ते हैं तो कहता है पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म क्या कहता है, संभववाद है। ये कहता है कि प्रकृति केवल अवसर प्रदान करती है और मनुष्य अपनी बुद्धि व तकनीक से उसमें बदलाव कर सकता है। इसके मुख्य समर्थक थे पॉल वेडल दे ला ब्लाची। अगला न्यो डिटर्मिनिज्म। इससे जब आगे बढ़ते हैं तो ये मिला जुला दृष्टिकोण रखता है। ये कहता है कि न प्रकृति पूरी तरह से हावी है न मनुष्य, है ना। तो विकास ऐसा होना चाहिए जो दोनों एक दूसरे, है ना, जो जिससे दोनों की सीमाओं का सम्मान हो, जैसे सतत विकास, ठीक है, जिसमें दोनों के बैलेंस, ह्यूमन और, है ना, ह्यूमन की डेवलपमेंट और प्रकृति के बीच बैलेंस बना हुआ होता है। ठीक, तो इसके प्रतिपादक थे ग्रिफिथ टेलर। आगे हम इसके जब बढ़े, हमने अभी ह्यूमन और इन्वायरमेंट की इंटरेक्शन की 3 दृष्टिकोण को देखें। अगला हम देखते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, मतलब मानव जनित गतिविधियाँ। वे गतिविधियाँ जो मानव के द्वारा उत्पन्न की जाती है, ह्यूमन के द्वारा पर्यावरण में, वो सब मानव जनित गतिविधियाँ हैं। ठीक है, तो इसके शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इस शब्द की उत्पत्ति 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है एंथ्रोपोस और दूसरा है जेनेसिस। एंथ्रोपोस मतलब मनुष्य और दूसरा जेनेसिस मतलब उत्पत्ति, मतलब कि मानव के द्वारा उत्पत्ति किए हुए जो गतिविधियां हैं उसे एंथ्रोपोजेनिक हम कहेंगे। ठीक है, अगला इसकी अगर हम स्पष्ट डेफिनेशन देखें तो मनुष्य द्वारा अपने आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास के लिए की जाने वाली वे सभी गतिविधियां जो प्राकृतिक पर्यावरण के संतुलन को बदलती है या प्रभावित या दूषित करती है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज कहलाती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या कर रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़, क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि उसको आश्रय चाहिए, है ना, घर बनाना, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, कंपोस्टिंग कर रहे हैं, ह्यूमन सोसाइटल इंटरेक्शन है ना, सिस्टम है, और ये क्या होते हैं, इन्वायरमेंट के बीच इस तरह से इंटरेक्शन हो रही है। ये क्या है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ को दिखा रहे हैं। अब देखिए मेजर हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ को देखेंगे, है ना, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड यूज। तो कारण इसके क्या क्या है, डिफॉरेस्टेशन किस किस कारण से हो रहे हैं? पहला तो शहरों का विकास, अर्बनाइजेशन के लिए, कृषि के विस्तार के लिए, इमारती लकड़ी की ज़रूरत है उसके लिए, ईंधनों के लिए पेड़ों की कटाई की जा रही है ना। और इन सब से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी मतलब, है ना, जैव विविधता, जीवों की जितने अलग अलग प्रकार की स्पीसीज होंगे उतना ही जैव विविधता ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, जब उनके वन्य जीवों के, वन्य प्राणियों के, पेड़ पौधों के
है ना, प्राकृतिक आवास को नष्ट कर दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, इनमें कमी आएगी, प्राकृतिक आवास जो है नष्ट होगा, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी लॉस कहेंगे। अगला डिफॉरेस्टेशन या फिर लैंड यूज के चेंजेस से क्या होगा, सॉइल इरोजन हो सकता है ना। सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का कटाव होगा और ऊपरी परत जो है उपजाऊ होती है मिट्टी की, वो बह करके चली जाएंगी, तो उपजाऊपना भी कम होगा। अगला है वाटर साइकिल का डिस्टर्ब होना, है ना, इससे डिफॉरेस्टेशन से वाटर जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और फॉसिल फ्यूल्स के लिए कैसे, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से कैसे प्रभावित हो रहा है हमारा पर्यावरण, किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं ह्यूमन, है ना। तो इसके कारण जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या है, बिजली उत्पादन चाहिए, कारखाने कई स्थापित करने हैं, है ना, और परिवहन हेतु कोयला, पेट्रोलियम का दहन, ठीक है, ये सभी इसके कारण है। अगला इससे क्या हो रहे हैं, ठीक है, पहला तो ग्लोबल हाउस गैस इमिशंस बढ़ रहे हैं, और ग्लोबल हाउस गैसेस जो है कौन कौन से होते हैं, CO2, CH4, N2O, है ना, इन सभी में वृद्धि देखी जा रही है। एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी बढ़ रहे हैं वातावरण में। पार्टिकुलेट मैटर, है ना, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 जो है थोड़े बड़े साइज के होते हैं। अब 2.5 ये माइक्रोन में नापा जाता है, माइक्रोन साइज में होगा, उसी के आधार पे 2.5 और 2.10 जो है दिया गया है। 2.5 इतने महीन होते हैं कि ये लंग्स के द्वारा आपकी ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं, जो कि काफ़ी सीवियर हेल्थ हजार्डस, है ना, हेल्थ रिस्क देते हैं। तो ये एयर पोल्यूशन काफ़ी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये 2.5 और PM10। ठीक, अगला है एसिड रेन। एसिड रेन जो है SO2 और नाइट्रस के कारण होता है, NO2 के कारण वायुमंडल में जल वाष्प से ये घुल करके क्या बनाते हैं, SO2 जो है क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा, ठीक है, और NO2 क्या बनाएगा, HNO3 बनाएगा। और ये जब है ना, ये एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिड होते हैं, तो ये जब पानी में घुले हुए होंगे रेन वाटर में, तो क्या होगा, वो जब बरसेगा तो उसको हम एसिड रेन कहते हैं। ठीक, ये हो रही हैं। आगे हम देखेंगे अगला इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो रहा है। तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, आबादी बढ़ रही है, खाद्यान्न की पूर्ति हमें करना है, तो इसके लिए एक सघन कृषि की जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए सघन कृषि के लिए क्या है, NPK उर्वरक का छिड़काव, कीटनाशक का छिड़काव हो रहा है, और भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। ठीक, तो इससे यूट्रोफिकेशन की भी समस्या देखने को मिल रही है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, ये जो नाइट्रेट्स, NPK उर्वरक जो हम नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स जो छिड़कते हैं, वो अल्टीमेटली पानी के जरिए धुल करके, है ना, वाटर बॉडीज़ में पहुंचते हैं। अब जब वाटर बॉडीज़ में पहुंचते हैं तो ये उर्वरक न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे एल्गाई की, है ना, मात्रा बढ़ जाती है, और जब एल्गाई ब्लूम, इसी को एल्गाई ब्लूम कहते हैं, ये एल्गाई ब्लूम जब होगा तो क्या करेगा, ये भी पानी में जो ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, उसको यूज करेगा, तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो पानी में होते हैं उसकी कमी आएगी, और जब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी आएगी तो जो उसमें एक्वेटिक लाइफ है उस पर स्ट्रेस पड़ेगा, फिशेज हैं और अलग एक्वेटिक लाइफ है, वो धीरे धीरे ख़त्म होते चले जाएंगे। ठीक है, ये एक समस्या आती है। दूसरा है सेलिनेशन। सेलिनेशन का मतलब क्या होता है, जब अत्यधिक सिंचाई हम करते हैं
तो उसमें जो घुले हुए खनिज लवण जो होते हैं वो जमते चले जाते हैं, ठीक है, मिट्टी में। इससे क्या होता है, टाइम के साथ मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है। अगला है ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, है ना। अत्यधिक सघन कृषि करने से जब वाटर के लिए क्या कर रहे हैं, भौम जल का उपयोग कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, भूजल स्तर में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अगला है अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरह से ह्यूमन इंटरेक्शन हो रहा है, तो शहरों का फैलाव हो रहा है, कंक्रीट की निर्माण हो रही है, सड़कें और राजमार्ग व बांध बन रही हैं। इससे क्या हो रहा है, अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट हो रहा है। अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट क्या है, कंक्रीट व डामर की जो सड़कें हैं वो ऊष्मा को अवशोषित करती हैं, जिससे शहर गांव की तुलना में लगभग 2 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो जाता है। ये जो एस्फाल्ट की सड़कें हैं, ये जो कंक्रीट है, ये जो ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं, जिससे गर्म हो जाती हैं। इसी को अर्बन हीट आइसलैंड कहा जाता है, अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट कहा जाता है। अगला है लॉस ऑफ वेटलैंड्स हो रहा है। जल निकायों को भरकर निर्माण कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, अर्बन फ्लडिंग, जैसे मुंबई, चेन्नई, अभी असम में भी आए हैं, है ना। तो ये सभी फ्लडिंग की सिचुएशन देखी जा रही है, क्योंकि वेटलैंड्स का है ना ख़त्म हो गए हैं, उन्हीं को पार्ट पार्ट करके भर करके अर्बनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किए हैं, ठीक। अगला एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ देख लेते हैं, जैसे कि माइनिंग एंड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। इसके लिए क्या है, खनिज चाहिए, खनिजों के लिए अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, खनिज, कोयला, सोना, लोहा आदि के लिए जो है ओपन कास्ट व अंडरग्राउंड माइनिंग हो रहा है, और अत्यधिक लालच के कारण ज़्यादा कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, खदानों के बड़े गड्ढे और मलबे के ढेर बन रहे हैं। एसिड माइन ड्रेनेज हो रहा है, जैसे खदानों से निकला अम्लीय पानी जल स्रोतों को जहरीला बना रहे हैं, ठीक। अगला देखते हैं वेस्ट जनरेशन एंड पॉल्यूशन, है ना। इसके टाइप्स है ना, वेस्ट के जैसे सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक एवं घरेलू कचरा बढ़ रहा है। ई वेस्ट, पुराने मोबाइल कंप्यूटर में है ना लीड, मरकरी और कैडमियम पाया जाता है, जो कि क्या होते हैं, पॉइजनस है। अगला है बायोमेडिकल एंड न्यूक्लियर वेस्ट, यह अस्पताल और परमाणु संयंत्रों का खतरनाक कचरा फैल रही है ना। तो ये हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ को देखें। अब इनके जो पर्यावरण पर जो इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं इन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के, इसको हम देखते हैं। जैसे एटमॉस्फेयर पे प्रभाव कैसे पड़ रहा है। अभी देखिए ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, ओजोन लेयर का डिप्रेशन हो रहा है, CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बढ़ने से, ठीक है, और ये ओजोन लेयर डिप्रेशन तेज भी हो रहा है। फोटोकेमिकल स्मॉग बढ़ रहे हैं, है ना, ये एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगला हम देखें तो हाइड्रोस्फीयर में देखें, हाइड्रोस्फीयर में हम देखें तो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, तो ग्लेशियर्स पिघल रही हैं। जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो सी लेवल राइज होगा, और सी लेवल राइज जब होगा तो जो तटीय क्षेत्र है वो डुबान क्षेत्र में आ जाएंगे, ठीक है। अगला लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर में क्या इम्पेक्ट आ रहा है, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, सॉइल कंटामिनेशन हो रहा है, लैंडस्लाइड्स देखे जा रहे हैं, है ना। अगला है बायोस्फीयर पे, जैवमंडल पे मास एक्सटिंक्शन हो रहा है ना, प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है आगे देखेंगे। ये क्या होता है, खाद्य श्रृंखला में जैसे ही हम ट्रॉपिक लेवल पे आगे बढ़ते जाते हैं, विषैले रसायनों का संचयन इकट्ठे होते चले जाते हैं, और ये अल्टीमेटली मनुष्यों के शरीर में भी प्रवेश करेगा, क्योंकि खाद्य श्रृंखला जुड़े हुए हैं, ठीक है। और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का मतलब एक बड़ा जंगल है, उसके बीच से
है ना, एक बड़े हाईवेज निकाल दिए, तो अब वो 2 टुकड़ों में बढ़ गए हैं। वो बड़े जंगल, जो एक बड़ा जंगल था, वो अब 2 टुकड़ों में बढ़ गया। इसी को हम फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। इस तरह से टुकड़े टुकड़े में हैबिटेट हो जा रही है वन्य जीव के जो प्राकृतिक आवास है, ये इस तरह से टुकड़े टुकड़े में बट रहे हैं। इससे भी क्या हो रहा है, जैव मंडल को हानि पहुंच रही है। ठीक है, क्योंकि ऐसे बाउंड्रीज को वन्य जीव और पर्यावरण नहीं समझती है। अगला है, अब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या है, जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल रसायन है डीडीटी, मर्क्यूरी, वो जो है अगर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं तो हर एक ट्रॉपिक लेवल के साथ इनका स्तर बढ़ते चला जाता है, इनके सांद्रता बढ़ते चला जाता है। इसी को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। जैसे पानी में डीडीटी घुला हुआ है ना, वो प्लैंक्टॉन्स में प्रवेश कर गए। ठीक है, प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म प्लांट्स हैं। अब इनको खाता है कौन, छोटी मछलियाँ, है ना, उसमें डीडीटी और ज़्यादा इकट्ठा हो गई। अब इन छोटी मछली, कई सारे छोटी मछलियों को एक बड़ी मछली खा रही है, तो ये डीडीटी की मात्रा बढ़ करके मछली में इकट्ठा हो गई। अब मछली से ये जो बड़े मछली होते हैं, थोड़े बड़े साइज की मछलियाँ, उनको कई पक्षियाँ खाते हैं। तो अब ये इसमें और पक्षियों में जब वो उनको खाएंगी तो उनमें और डीडीटी का मात्रा बढ़ेगा। और ये डीडीटी क्या करता है, ये अंडे के, जो मछलियाँ अंडे देंगी फिर आगे, उनके छिलकों को पतला कर देता है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, ये ढंग से चूजे होते हैं, ये विकसित नहीं हो पाते और इनकी जनसंख्या जो है घटने लग जाती है। ठीक, ये बायोमैग्निफिकेशन का इफेक्ट है। अगला हम देखते हैं यूट्रोफिकेशन, जो हमने अभी देखा। ये क्या है, जल निकायों में पोषण तत्वों की अत्यधिक वृद्धि, जिससे क्या होगा, अलगा ब्लूम बनते हैं, है ना। अब ये अलगी ब्लूम बने, न्यूट्रिएंट्स, है ना, उर्वरक ज़्यादा हो जा रहे हैं वाटर बॉडीज़ में, उससे क्या अलगी ब्लूम बन रही है। ये क्या करेंगे, सनलाइट्स को ब्लॉक कर दे रहे हैं, है ना, फैले हुए हैं अलगी वाटर बॉडीज़ में, तो क्या करेंगे, सनलाइट को ब्लॉक करेंगे, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा। डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा, और ये जब डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होता है और वाटर पॉल्यूटेड होता है, ये सभी जो पोषक तत्व हैं, है ना, इनको डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जितना ज़्यादा पॉल्यूटेड होगा, इन सभी को तोड़ने के लिए उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी को हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक वेस्ट्स हैं, उनको तोड़ने के लिए, है ना, उनको डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। उसी को हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। अब जितना ज़्यादा पॉल्यूटेड होगा, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट्स होगा इसमें, वाटर बॉडीज़ में, उतने ही ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड्स होगी। मतलब कि हाई BOD ये दर्शाता है कि वो वाटर बॉडीज़ उतना ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है। ठीक है, तो ये एक तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी आ गई ऊपर से, है ना, हाई BOD हो गया। तो इससे क्या होते हैं, फिशेज या फिर और अलग और जो है एक्वेटिक लाइफ्स का डेथ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यूट्रोफिकेशन को हमने देखा। अगला हम देखते हैं एसिड रेन। एसिड रेन को देखा हमने, ये रहा SO2 और NO2 वायुमंडल में जल से मिल करके क्या बनाते हैं, H2SO4 और HNO3। ठीक है, और इनका pH मान 5.6 से कम होता है। तो ये जब बारिश होते हैं तो ये क्या करेंगे, मिट्टी के उपजाऊपना को कम करेंगे, झीलों को नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल भी है, ताजमहल पे भी नुकसान पहुंचे हैं एसिड रेन से। इनकी जो सफ़ेद संगमरमर थे वो थोड़े पीले पड़ गए हैं, है ना, एसिड रेन के इफेक्ट के कारण। ठीक,
तो ये हमने ह्यूमन इंटरेक्शंस को देखा है ना, और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ को देखा। इस तरह से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आगे आने वाले लेक्चर में इसके आगे और डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।